अध्याय 441 सुरक्षा संबंधी चिंताएं। लड़ाई से 3 दिन पहले गृह तिथिया सेंट्रल एरिना बैरक बाहरी क्षेत्र सुरक्षा ब्रीफिंग कक्ष। ब्रीफिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। तनाव और उद्देश्य की भावना साफ झलक रही थी। 50 कुलीन सैनिक धातु की पंक्तिबद्ध बेंचों पर सीधे बैठे थे। उनके शरीर स्थिर थे, उनके चेहरे एकाग्रचित थे। प्रत्येक ने गहरे काले रंग का संपीड़न कवच पहन रखा था जो उनके शरीर से दूसरी त्वचा की तरह चिपका हुआ था। पंथ का लाल प्रतीक चिन्ह उनके बाएं वक्षस्थल पर गर्व से खड़ा था, जो कमरे की ऊपरी सफेद रोशनी के नीचे मंद रूप से चमक रहा था, मानो अटूट निष्ठा का प्रतीक हो। वे साधारण गार्ड नहीं थे, वे एक विशेष दल थे जिन्हें प्रथम एल्डर ने स्वयं चुना था, क्योंकि वे पंथ की सबसे भरोसेमंद और युद्ध में माहिर सुरक्षा बल के रूप में जाने जाते थे। उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने अग्नि बल से अपनी जगह बनाई थी, और आज उन्हें अपने जीवन का सबसे पवित्र कार्य सौंपा गया था, आगामी मेगा फाइट के दौरान ड्रैगन उम्मीदवारों की रक्षा करना। कमरे के सामने कमांडर कावन स्थिर खड़े थे। उनकी निगाहें भीड़ पर टिकी हुई थीं, उनकी बाहें उनकी पीठ के पीछे बंधी हुई थी और उनकी आवाज घातक शांति के साथ गूंज रही थी। यह कोई उत्सव नहीं है, यह कोई परेड नहीं है, और यह निश्चित रूप से आपके मनोरंजन के लायक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों को मन में बसने दिया और फिर आगे बोलने लगे। उनकी निगाहें और भी तीखी हो गईं। ये पीढ़ी में एक बार होने वाला राज्याभिषेक है। अगले ड्रैगन का राज्याभिषेक होगा। हमारे लोगों का भविष्य तय होगा, और वह भविष्य जीवित बाहर आएगा या बोलने से पहले ही मर जाएगा, ये हम पर निर्भर करता है। फुसफुसाहटें बंद हो गईं, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। धर्मी कबीले ड्रैगन उम्मीदवारों को मारने के लिए बेताब है। आप यकीन मानिए कि वे कुछ बुरा करने की फिराक में हैं, क्योंकि अगर हम अपने सीमित संसाधनों के साथ स्काई गॉड एरिना में घुसपैठ कर सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से हमारे एरिना में घुसपैठ कर सकते हैं। वे पंखे के गड्ढों में घुसपैठ करने की योजना बना सकते हैं और अपनी आस्तीनों के नीचे जहरीले तीर या मांस खाने वाले धुएं के बम छिपा सकते हैं। लेकिन हमने उनकी रणनीति का अध्ययन किया है। इसका मतलब है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि वे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि वे पहले से ही अंदर है। मान लीजिए कि उस भीड़ में कम से कम एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार है। अगर इसका मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही ड्रैगन कैंडिडेट को खत्म करना है। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज ऊंची हो गई और मुठियां कसकर भींच ली गई। तो इन परिस्थितियों में हम ड्रैगन उम्मीदवारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? हम इसे पूरी तरह से जांच परख कर ही करते हैं। हमारा कर्तव्य टूर्नामेंट के दिन से शुरू नहीं होता, यह अभी से शुरू होता है। हम आज से मैदान में गश्त शुरू कर रहे हैं। हम आज से लगाए गए बमों या छिपे हुए तंत्रों की तलाश शुरू करेंगे। हम हर कुछ घंटों में पूरे परिसर की बार बार तलाशी लेंगे और मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले तक तलाशी जारी रखेंगे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आरेख की ओर इशारा किया। ड्रैगन उम्मीदवारों को शारीरिक हमलों से बचाने के लिए प्रथम एल्डर ने दर्शक क्षेत्र के किनारे पर एक पारदर्शी माना अवरोध तैनात करने की अनुमति दी है। यह अवरोध सभी भौतिक प्रक्षेपों को रोकेगा, आध्यात्मिक और मानसिक मंत्रों को अखाड़े में फैलने से रोकेगा, और साथ ही यदि भीड़ की भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं तो उन्हें मंच पर चढ़ने से भी रोकेगा। यह अत्याधुनिक तकनीक है जो उस गुट की क्षमता से कहीं अधिक उन्नत है जो धार्मिक विचारधारा का समर्थन करता है, लेकिन फिर भी हम इस धारणा पर काम करते हैं कि सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। उसने एक बार अपने जूते से जमीन पर निशान बनाया और सामने बैठे 12 सैनिकों से नजरें मिलाईं। यदि अवरोध विफल हो जाता है तो आप 12 लोग ही तुरंत ड्रैगन उम्मीदवारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, तुम संकोच नहीं करते, तुम मानव ढाल बन जाते हो। जरूरत पड़ने पर खून बहाते हो, जरूरत पड़ने पर मरते हो, लेकिन ड्रैगन उम्मीदवारों तक कोई नहीं पहुंचता। एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी हमला नहीं। एक गहरा सन्नाटा छा गया। बाकी आप लोगों का कर्तव्य भीड़ को नियंत्रित करना है। आपकी पीठ अखाड़े की ओर रहती है, आपकी निगाहें दर्शकों पर टिकी रहती है। आप किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते हैं। आप स्टैंड में मौजूद स्थानीय गश्ती दल को सूचना देते हैं और कुछ भी गड़बड़ लगने पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मैच कितना ऐतिहासिक है या आप इसे देखने के लिए कितने बेताब हैं। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, एक पल के लिए भी नहीं। आप अपनी जिज्ञासा को ड्रैगन उम्मीदवारों के लिए खतरा न बनने दें। उसकी आवाज धीमी, ठंडी और तीखी हो गई। अगर मैंने तुम में से एक को भी पीछे मुड़कर देखते हुए पकड़ा तो मैं खुद तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। कोई नहीं हिला, किसी ने सांस नहीं ली। कावन के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं,
अगर मेरी ड्यूटी के दौरान किसी ड्रैगन उम्मीदवार को खरोंच तक आ गई तो मैं वहीं पर अपना गला काट लूंगा, ठीक वहीं, भीड़ के सामने, क्योंकि अब मैं इस वर्दी के लायक नहीं रहूंगा। उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमती रहीं और एक एक करके हर व्यक्ति की निगाहों से मिल गईं। तो अगर आप अगले हफ्ते मेरे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप अपना काम ठीक से करें, समझे? एक एक करके सैनिक खड़े हो गए। बूट पूरी तरह तालमेल के साथ स्टील पर टकराए। दाहिनी मुठियों ने सीने पर लगी पट्टियों पर प्रहार किया और आवाजें एक साथ गूंज उठी, मानो लोहे पर उकेरी गई कोई प्रतिज्ञा हो। ड्रैगन उम्मीदवारों के लिए, पंथ के लिए, हमारे भविष्य के लिए। वातावरण में तनाव घना, पिघला हुआ और अडिग होता चला गया। आंसू तो नहीं बहे, लेकिन कर्तव्य के बोझ ने कठोरतम पुरुषों को भी 2 बार निगलने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों में खामोश आग भरी हुई थी। ड्रैगन उम्मीदवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनके रहते ऐसा नहीं होगा। इसी बीच ग्रह तिथिया पर एक भूमिगत पूछताछ कक्ष में, हिरासत कक्ष के अंदर की हवा बासी और नम थी, जहां एक न्यायप्रिय गुट के एजेंट को लुइस हैमिल्टन एरिना में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने के बाद लाया गया था। उसे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा गया था और इसलिए उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर पूछताछ कक्ष में घसीट कर लाया गया, जहां उसे एक लोहे की कुर्सी से बांध दिया गया था। उसकी कलाई और टखनों को नुकीले हथकड़ियों से बांध दिया गया था, जो काफी समय पहले ही उसके शरीर को चीर चुकी थी। उसका चोगा आधा जला हुआ और आधा फटा हुआ था, जिससे उसका दुबला पतला मांसल धड़ दिखाई दे रहा था, जो कोड़ों के निशानों, सिगरेट से जलने के निशानों और टपकती हुई लाल धारियों से ढका हुआ था, जो उसकी हर सांस के साथ धीरे धीरे रिस रही थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की सोच समझ और गर्व के साथ, जिसे मौत के घाट उतारे जाने पर भी कोई डर नहीं लगता था। उसके सामने एक वरिष्ठ पंथ का पूछताछकर्ता खड़ा था, जिसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी। सीने पर लगा कवच पुराने खून से सना हुआ था और बार बार संपर्क में आने से उसकी उंगलियों के जोड़ फटे हुए और बदरंग हो गए थे। नाम, पद, मिशन का उद्देश्य, पूछताछकर्ता ने सपाट स्वर में दोहराया और अपनी कलाई के पिछले हिस्से से अपने माथे से पसीना पोंछा। जासूस को जोर से खांसी आई। फिर उसने फर्श पर खून की एक ताजा धार थूकी, अपना सिर उठाया और पूछताछकर्ता को एक घमंडी मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जिससे पता चलता था कि उसके सारे दांत अभी भी सही सलामत हैं। मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलवा पाओगे, उसने कर्कश लेकिन स्थिर आवाज में कहा। तुम्हें एक बेकार कंकड़ के सिवा कुछ नहीं मिला। यहां मौजूद बेहतर एजेंटों के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूं। चाहे मैं सफल हूं या न हूं, वो मैदान धमाका करने वाला है। पूछताछकर्ता की भौहें तन गईं। सवाल का जवाब दो। मुझे तुम्हारी बेतुकी भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा नाम, पद और मिशन का उद्देश्य चाहिए। जासूस खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे अखाड़े के पश्चिमी स्तंभ के नीचे एक आत्मा प्रतिक्रियाशील बम रखना था। मैच के दौरान इसे विस्फोटित करना था, जिससे गुफा ढह जाए। मुझे अखाड़े की छत को वहां मौजूद हजारों बेवकूफों के सिर पर गिराना था, फिर उनके दर्द से चीखने पर हंसना था। हा 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 हा। धड़ाम, चुप रहो, पूछताछकर्ता ने मेज पर हाथ पटकते हुए आदेश दिया। तुम्हारी मदद और किसने की? उसने पूछा, लेकिन उसके सवाल का जवाब सिर्फ चुप्पी से मिला, क्योंकि संदिग्ध ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। मुक्का पूछताछकर्ता ने उसे फिर से एक घूंसा मारा और इस बार आखिरकार उसका एक दांत टूटकर गिर गया। जासूस ने बचा हुआ हिस्सा थूक दिया और दर्द के बावजूद सांस लेते हुए फिर से हंस पड़ा। क्या आपको लगता है कि हमने भी पिछले कुछ वर्षों में आपकी खेमे में घुसपैठ नहीं की है? क्या आपको सच में लगता है कि केवल आप जैसे पंथ के कमीने ही हमारे खेमे में जासूस भेज सकते हैं? पिछले कुछ शांतिपूर्ण वर्षों के दौरान आपने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बहुत ढील दी, अयोग्य अधिकारियों को बहुत तेजी से पदोन्नत किया। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सड़ने दे। अब हमारे अंदरूनी सूत्रों से कई संपर्क हैं। वो हथकड़ियों की अनुमति के अनुसार जितना आगे झुक सकता था, उतना झुका। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। हमारे अंदरूनी संपर्क, उन्होंने आपके आदमियों के साथ प्रशिक्षण लिया है, आपके आदमियों के साथ खाना खाया है, और जब समय आएगा तो वे आपके ड्रैगन्स को अंदर से ही छुरा घोंप देंगे। पूछताछकर्ता ने कुछ नहीं कहा। उसकी मुठियां ढीली पड़ गईं, फिर दोबारा कस गईं। 30 मिनट बाद तुम भट्टी में जलकर राख हो जाओगे। मैं तुम पर जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें सबसे दर्दनाक तरीके से जलकर मौत मिलेगी। उसने मुंह फेरते हुए बुदबुदाया। लेकिन जासूस की आवाज उसका पीछा करती रही। तब मैं गर्व से मरूंगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड को दुष्ट पंथ रूपी कैंसर से मुक्त करने में अपना योगदान दिया है। क्योंकि जब तुम चूहों को ढूंढने के लिए मिट्टी खोदने में व्यस्त होगे,
तब तक मेरे साथी भेड़िए तुम्हारी गर्दन पर टूट पड़ेंगे। अध्याय 442 धूम्रपान अवकाश। लड़ाई से 2 दिन पहले लियो के दृष्टिकोण से। लड़ाई के दिन से सिर्फ 2 दिन पहले लियो की अचानक सफलता मिलने की उम्मीद धूमिल होने लगी थी। लाल रंग के बारे में उनकी समझ हर दिन थोड़ी और गहरी होती जा रही थी, खासकर तब से जब से उन्होंने लोगों के हत्या करने के कारणों का विश्लेषण करना शुरू किया था। उन्हें क्या प्रेरित करता है, उनके गुस्से को क्या आधार देता है, और किस बात ने उनके हाथों को खून बहाने के लिए मजबूर किया। लेकिन उनकी बढ़ती समझ के बावजूद वो अभी भी बहुत धीमे थे। उसे अभी तक अपनी पहली मंशा का हल्का सा भी संकेत नहीं मिला था, और उनके पास समय कम होता जा रहा था। खैर, तुम जानते हो ना बेटे, कभी कभी जीवन में 3 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटना पड़ता है। चार्ल्स ने लियो को प्रेरित करने की पूरी कोशिश करते हुए अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया। कौन कौन कहता है ऐसा? लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। जैसे ही चार्ल्स ने सांस छोड़ी, धूसर धुआं धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने ही तो ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई है, उसने घमंड से जवाब दिया, जबकि लियो ने निराशा में अपना सिर हिलाया। सांस? चार्ल्स, मुझे इरादा क्यों नहीं दिख रहा? खून की प्यास के बारे में मुझे अभी भी क्या समझ नहीं आ रहा है? उसने हताशा भरे स्वर में पूछा और अपना सिर सहलाते हुए ये समझने की कोशिश की कि अभी भी क्या कमी है। मुझे नहीं पता, शायद अब आपको किसी प्रेरणा की जरूरत है। स्पष्टता का एक क्षण, कुछ ऐसा जो सब कुछ स्पष्ट कर दे और बाकी सब कुछ अपने आप घटित होने दे। हो सकता है कि तुमने पहले ही सारे टुकड़े इकट्ठा कर लिए हो, लेकिन तुम उन्हें गलत आकार में ढालने की कोशिश कर रहे हो। चार्ल्स ने लियो को आधी जली हुई सिगरेट बढ़ाते हुए कहा। लो, जब जीवन एक ऐसी पहेली की तरह लगने लगे जिसे आप सुलझा नहीं सकते, तो बस एक गहरा कश लो। इसे अपने फेफड़ों में थोड़ी देर रहने दो, निकोटीन को अपने रक्त प्रवाह में घुलने दो, फिर इसे आराम से और धीरे धीरे बाहर निकालो। इससे मिलने वाली राहत, यही तो दिमाग को तेज करता है। चार्ल्स ने उपदेश देते हुए आधी जली सिगरेट लियो की ओर बढ़ा दी और उसे एक कश लेने के लिए कहा। हालांकि लियो ने जवाब में अपनी नाक सिकोड़ी और आधे जले हुए बदबूदार चुंबक को दूर धकेल दिया। नहीं, धन्यवाद, मैं तुम्हारी तरह चलता फिरता एस्ट्रे नहीं बनना चाहता, उसने ताना मारा। लेकिन चार्ल्स ने केवल नाक सिकोड़ी और फिर से अपनी जीभ आगे बढ़ा दी। अरे, एक कश लेने से कुछ नहीं मर जाएगा, इसे एक तरह का संस्कार समझो। लियो हिचकिचाया, उसकी निगाहें सुलगते अंगारे और चार्ल्स की थकी हुई, उम्मीद भरी निगाहों के बीच घूम रही थीं। अरे, ये क्या बकवास है? उसने बुदबुदाते हुए आखिरकार उसे 2 उंगलियों के बीच लिया और अजीब तरह से उसे अपने होठों से लगा लिया, जैसे वह कोई अनजानी चीज पकड़े हुए हो। सांस अंदर ले। पहली बार ऐसा करने वाले व्यक्ति के रूप में उसने बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सांस ली, जैसे बिना चेतावनी के पट्टी को फाड़ देना, जिससे धुआं आग की तरह उसके गले से नीचे उतर गया, सूखा और असहनीय। पलक झपकते ही उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं और वह जोर से खांसते हुए झुक गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। खांसी खांसी, ये क्या बकवास है? लियो हौंफते हुए बोला। धुआं उसके फेफड़ों में घुस रहा था। वहीं चार्ल्स ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर से हंस पड़ा, मानो उसने अपने घुटने पर ऐसे हाथ मारा हो जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा हास्य प्रदर्शन देखा हो। ऐसा हर पहली बार करने वाले के साथ होता है बेटा, सबके साथ होता है। खांसी की जलन को दूर करने के लिए पलकें झपकाने की कोशिश करते हुए लियो की आंखों में पानी आ गया। खांसी की आवाज अभी भी उसके सीने में गूंज रही थी। लेकिन फिर, बिना पूरी तरह समझे कि क्यों, उसने सिगरेट को फिर से देखा, जिसका सिरा अभी भी जल रहा था। उसकी उंगलियों में अभी भी धुआं निकल रहा था जब उसने उसे वापस अपने होठों तक लाया। ठीक है, चार्ल्स ने कहा। इस बार उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी। इस बार संभल कर, धीरे धीरे खींचो, रोके रखो, रोके रखो। लियो ने निर्देशानुसार कार्य किया और धुएं को तब तक अंदर रोके रखा जब तक कि उसकी छाती में उसकी हल्की गर्मी से झुनझुनी महसूस होने लगी। फिर उसने धीरे धीरे और नियंत्रित ढंग से सांस छोड़ी और धुएं को रात की हवा में घूमते और गायब होते हुए देखा। और लगभग तुरंत ही उसके कंधों का तनाव कम हो गया, उसके जबड़े का खिंचाव दूर हो गया, उसकी सांसें सहज हो गईं, और कई दिनों के बाद पहली बार उसे अपने मन में शांति का एक हल्का सा एहसास हुआ। हाँ, बस यही है, चार्ल्स ने धीरे से कहा। उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान थी। वो एक लंबे क्षण तक चुपचाप कहीं और देखती रही, तारों को निहारती रही। मेरे गुरु ने ही मुझे मेरी पहली सिगरेट दी थी, उसने अंत में कहा। ठीक मेरे असाधारण स्तर की सफलता से पहले मैं एक छोटे कुत्ते की तरह कांप रहा था। असफल होने से बहुत डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए।
लेकिन वो बस हंस पड़ा, एक सिगरेट जलाई और बोला, इसे अंदर खींचो और याद रखो, जब तुम डरे हुए हो तो एक कश लो और ऐसा दिखावा करो जैसे तुम डरे हुए नहीं हो। चार्ल्स, असली मर्द हार नहीं मानते, असली मर्द चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहते हैं। लियो ने उसकी ओर मुड़कर देखा, तो क्या यही परंपरा है? चार्ल्स ने सिर हिलाया, गुरु से शिष्य को विरासत में मिला है, और अब मैं तुम्हारे लिए भी यही कर रहा हूं। कुछ देर सन्नाटा छा गया। लियो सिगरेट की नोक पर सुलगते अंगारे को घूरता रहा, फिर धीरे से पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, टिटिया? चार्ल्स हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी धीमी थी। नहीं, काश मैं जा पाता, बच्चे। लेकिन अगर मैं अभी जुगट छोड़ देता हूं, तो लाखों लोग खतरे में पड़ जाएंगे। मैं इस पंथ का इकलौता सम्राट स्तर का योद्धा हूं, इसलिए मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा और सीमाओं की रक्षा करनी होगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ उधर देखा और अपने लिए एक नई सिगरेट जलाई। मैं यहीं रहूंगा, टीवी पर मैच देखूंगा, शायद स्क्रीन पर चिल्लाकर चाहूंगा कि तुम हार जाओ। लियो ने भौहें चढ़ा ली। हारना? हाँ, चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को धक्का दिया। अगर तुम जीत गए तो तुम उस राजनीतिक दलदल में फंस जाओगे और अचानक तुम सिर्फ मेरे छात्र नहीं रहोगे, तुम पवित्र ड्रैगन बन जाओगे, भावी नेता, सार्वजनिक हस्ती, अंतहीन बैठकें, अंतहीन मिशन, नींद नहीं। धिक्कार है इस सब पर। लियो ने मुस्कुराते हुए एक और कश छोड़ा, तो तुम कह रहे हो कि मुझे जानबूझकर हारना चाहिए? चार्ल्स फिर हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, उस कमीने को बुरी तरह पीटूंगा। बस आखिरी क्षण में आत्मसमर्पण करना मत भूलना और उसे जीत सौंप देना। हा हा हा। उनकी हंसी रात की खामोशी में घुल गई। अंधेरे आसमान के नीचे दो सिगरेट की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, क्योंकि छात्र और गुरु ने शांति का एक दुर्लभ क्षण साझा किया। चार्ल्स जानता था कि लियो दबाव से बोझिल था, इस बात से चिंतित था कि जनता इस लड़ाई को कैसे देखेगी और अपनी रुकी हुई प्रगति से निराश था। और हालांकि वो उसके लिए रास्ता साफ नहीं कर सका, लेकिन कम से कम वो कुछ पल के लिए उसके बगल में बैठ सकता था, एक साथ सिगरेट पी सकता था और उसे याद दिला सकता था कि वो इस रास्ते पर अकेला नहीं चल रहा है। अध्याय 443 सफलता की दहलीज। लड़ाई से ठीक एक दिन पहले, लियो के दृष्टिकोण से लड़ाई से पहले का आखिरी दिन आ गया था, और जब लियो चार्ल्स के साथ अपनी सुबह की स्पैरिंग दिनचर्या कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि आज सम्राट के शरीर के चारों ओर एकत्रित लाल आभा में कुछ अलग है। दोनों के बीच हर वार के साथ लियो ने चार्ल्स के शरीर से उठती हुई लाल आभा के धुंधले निशानों को देखना शुरू कर दिया, जो ठोस धागों की तरह नहीं बल्कि टिमटिमाती धुंध की तरह उसकी ओर बढ़ रहे थे, जो कुछ क्षणों के लिए हवा में मंडराते हुए गायब हो जाते थे, मानो वे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हों लेकिन पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रहे हों। लाइन बननी शुरू हो गई थी, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाए। जैसे कोई कार का इंजन स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पूरी तरह से चालू न हो पा रहा हो। अब वो इसे पहले से कहीं अधिक महसूस कर सकता था, किसी चीज का किनारा, एक सच्चाई की रूपरेखा जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं था, जैसे आधा खुला दरवाजा, जैसे एक पहेली जिसका एक टुकड़ा गायब हो। अगर उसे थोड़ा और समय मिल जाता, शायद एक हफ्ता या शायद कुछ और दिन भी, तो उसे पूरा यकीन था कि वह इसका हल निकाल सकता था, धुंध को चीरकर आखिरकार इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए समय पहले ही समाप्त हो चुका था। तुम्हारी आंखें सही दिशा में जा रही हैं, बच्चे। तुम लगभग पहुंच ही गए हो। चार्ल्स ने लियो को प्रोत्साहित करते हुए लाल निशान को समझने के लिए थोड़ा और समय देने के लिए अपने हमलों की गति को थोड़ा धीमा कर दिया। खनकनाहट अब लियो खुद को चार्ल्स के हमलों की गति के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सक्षम पा रहा था। उसका शरीर तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा था क्योंकि उसे आने वाले हमलों का हल्का सा एहसास होने लगा था। वह अभी तक हमले की सटीक दिशा नहीं देख पा रहा था, लेकिन अगले वार की संभावित दिशा का हल्का सा भी अंदाजा होने से उसे प्रतिक्रिया समय में सुधार करने में बहुत बड़ा फायदा मिला। हाँ बेटा, बस यही है, तुम सही रास्ते पर हो, इरादे से लड़ने की दुनिया को समझने लगे हो, चार्ल्स ने उसे मार्गदर्शन देते हुए कहा। अगले 8 घंटों तक सम्राट ने लियो को सफलता के कगार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, अंतिम पड़ाव अभी भी हाथ नहीं लगा था। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। लियो ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने हाथों को घुटनों पर टिकाकर बैठ गया। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और नाक से टपक रहा था। वो करीब था, इतना करीब कि वो महसूस कर सकता था कि वो उसकी पहुंच से बस थोड़ा ही बाहर है, लेकिन आखिरी टुकड़ा अभी भी अपनी जगह पर नहीं आ रहा था। गुस्सा मत करो बेटे, अगर तुम अपने से ताकतवर को हराना चाहते हो तो तुम्हें शांत और सोच समझकर काम करने वाले दिमाग की जरूरत है, चार्ल्स ने स्थिर स्वर में कहा।
खेल पर ध्यान केंद्रित रखो, क्योंकि आधा ज्ञान होना बिल्कुल न जानने से ज्यादा खतरनाक है। जब लियो होश में आया और दोनों ने फिर से मुकाबला शुरू किया, तो चार्ल्स ने बड़ी आसानी से उसका हथियार छीन लिया और स्टील का पाइप उसके गले पर रख दिया। चार्ल्स ने जरा भी तेजी नहीं दिखाई थी, फिर भी किसी तरह उसने लियो को पूरी तरह से मात दे दी थी। अगले हमले के स्थान के बारे में बेतुके अनुमान लगाकर आप मेरा मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं। आप केवल सामान्य दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। एक गलत अनुमान और वह अनिश्चितता आपको एक साफ सुथरे, निश्चित बचाव से कहीं ज्यादा तेजी से मार डालेगी। आपकी वर्तमान स्थिति में आप एक उत्कृष्ट स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बराबरी से लड़ सकते हैं, लेकिन ये केवल तब तक ही संभव है जब तक आप एक बार कोई गलती न कर बैठें। जिस क्षण आपको चोट लगती है और खून बहने लगता है, आपकी सुरक्षा धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी जब तक कि आप हार न जाएं। इसलिए या तो कल तक अपने इरादे पर महारत हासिल कर लो, या ऐसे लड़ो जैसे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस तरह बीच में फंसे रहना निश्चित रूप से तबाही का नुस्खा होगा। उसने अपनी कनपटी पर उंगली से हल्का सा स्पर्श किया। दिमाग शांत रखो, नजरें केंद्रित रखो, चलो फिर से कोशिश करते हैं। इस बीच वेया, जहां लियो एक बड़ी सफलता की बेताब तलाश में खुद को हद तक धकेल रहा था, वहीं वेया एक मसाज टेबल पर लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर उसके नीचे लगे तकिए में धंस रहा था, क्योंकि एक कुशल मालिश करने वाली के हाथ धैर्यपूर्वक और अभ्यासपूर्ण सहजता से उसकी मांसपेशियों की हर गांठ और तनाव को दूर कर रहे थे। उनकी आंखें बंद रहीं, उनका चेहरा शांत था, क्योंकि उनका ध्यान युद्ध की अराजकता या कल के डर पर नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने पर था, ये सुनिश्चित करने पर कि जब समय आएगा तो वह आराम से, शांत और अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयार होंगे। उनका मानना था कि अंतिम क्षण में सत्ता हथियाने की कोशिश करने से ज्यादा मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं है, युद्ध की पूर्व संध्या पर हताशा का पीछा करने से ज्यादा लापरवाह कुछ नहीं है। उसने प्रशिक्षण लिया था, उसने तैयारी की थी, अब बस उसे चुस्त दुरुस्त और तैयार होकर पहुंचना था। चौथा एल्डर शायद मूर्ख हो, लेकिन वह शान से जीवन जीना जानता है। यह मसाज तो मानो भगवान का दिया हुआ है, वीर ने सोचा, और ड्रैगन बनने के बाद हर हफ्ते इस आनंद का अनुभव करने का मन में निश्चय कर लिया। मुझे आश्चर्य है कि मेरी जीत पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसने सोचा। जैसे जैसे मालिश गहरी होती गई, उसके विचार ड्रैगन का ताज पहनने के बाद मिलने वाली तालियों की ओर चले गए। उसने सोचा कि भीड़ किस तरह उसका नाम पुकारेगी, जिस तरह से मंच के केंद्र में खड़े होकर, एक हाथ विजय के प्रतीक के रूप में ऊपर उठाए हुए, प्रशंसकों की गर्जना में डूबे हुए, उन पर हर कोण से रोशनी पड़ती थी। उसने कल्पना की कि वो किस तरह के हाव भाव अपनाएगा, प्रसारण कैमरों को हर कोण से उसे निहारने देने के लिए अपने शरीर को धीरे धीरे घुमाएगा, और जनता को वो सटीक मुस्कान देगा जो सोची समझी और सहज होगी। क्योंकि ताकत से भी ज्यादा, पदवी से भी ज्यादा, वही बचपन से ही जिस चीज के लिए तरसता रहा था, वो थी पहचान। एक अनाथ के रूप में पले बड़े होने के कारण वह हमेशा उपेक्षित और अनचाहा रहा, एक ऐसे ब्रह्मांड की दरारों में रहता था जिसने कभी उसकी ओर देखने के लिए विराम नहीं लिया। ध्यान मिलना एक विलासिता थी, प्रशंसा एक असंभव सपना। दरअसल जब वो 18 साल का हुआ और उसकी नसों में टाइमलेस असैसिन का खून दौड़ने की पुष्टि हुई, तभी जाकर उसकी किस्मत पलटी। ड्रैगन इस पंथ में सबसे प्रिय व्यक्ति है, वो जिसे हर कोई प्यार करता है, वेर ने एक कोमल संतुष्टि भरी आह भरते हुए सोचा। ड्रैगन की उपाधि अब उसकी पहुंच में थी, और वो उस ध्यान और प्यार का अनुभव करना चाहता था जो उसे बचपन में कभी नहीं मिला था। हालांकि उसे पंथ के आम लोगों से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन वो सबसे शानदार जीवन जीना चाहता था। एक ऐसा जीवन जो प्रशंसा से भरा हो, सराहना से जगमगाता हो और सार्वजनिक पूजा से परिपूर्ण हो। अध्याय 444, आगमन, प्लेनेट टितिया, सर लुईस हैमिल्टन एरिना, लड़ाई से 4 घंटे पहले। बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पूरे 4 घंटे पहले विशाल सर लुईस हैमिल्टन एरिना के द्वार आखिरकार खुल गए, और टिकट धारकों की पहली उत्सुक लहर अंदर आने लगी। लेकिन उनका स्वागत संगीत या धूमधाम से नहीं, बल्कि पंथ के विशिष्ट सुरक्षा बलों की ठंडी, अधिक सतर्कता से हुआ। प्रत्येक दर्शक को रोककर उसकी पूरी तरह से तलाशी ली गई, माना डिटेक्टरों से बारीकी से जांच की गई और उससे इतनी तीव्रता से पूछताछ की गई जो किसी लाइव इवेंट के बजाय युद्ध क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त थी। सामान रखने वाले थैलों को खाली कर दिया गया, भंडारण के छल्लों की बारीकी से जांच की गई, और किसी के लिए भी कोई अपवाद नहीं किया गया, चाहे उनकी शक्ल, सूरत, उम्र या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। मुश्किल से 4 साल के जिज्ञासु बच्चे से लेकर 90 वर्ष से अधिक उम्र के एक दुर्बल व्यक्ति तक, सभी की जांच समान कठोर मानकों के अनुसार की गई। सुरक्षा का ये कड़ा प्रोटोकॉल केवल प्रवेश द्वार तक ही सीमित नहीं था।
लड़ाई से पहले के घंटों में स्क्वाड लीडर कावन और उनकी समर्पित सुरक्षा टीम ने व्यवस्थित सटीकता के साथ पूरे अखाड़े की परिधि की लगातार तलाशी जारी रखी। उन्होंने हर गलियारे का निरीक्षण किया, हर वेंट की छानबीन की, हर खाने की ट्रे को खाली किया, हर तहखाने के शौचालय की तलाशी ली और यहां तक कि बुनियादी ढांचे के भीतर गहराई में बने जटिल मानव नलिकाओं की भी खोज की। उनके गंभीर भाव और तीक्ष्ण मुद्रा ने संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। यह ऐसी टीम नहीं थी जो जोखिम उठाती हो या आत्मसंतुष्टि को हावी होने देती हो। यहां तक कि स्थानीय गश्ती अधिकारी, जो व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए स्टैंड में तैनात थे, उन पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया गया। उनकी भी कई बार जांच पड़ताल की गई, क्योंकि सुरक्षा दल किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहता था। आज का आयोजन इतना बड़ा था कि लापरवाही के कारण इसे बिगाड़ने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। लड़ाई शुरू होने से लगभग 180 मिनट पहले उमड़ती भीड़ की लगातार गूंज और द्वार पर हो रही कड़ी निगरानी के बीच बुजुर्गों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। एक एक करके वे अपने दल के साथ अखाड़े के ऊपरी स्तरों पर चढ़ गए। प्रत्येक ने बहने वाले वस्त्र और पंथ के प्रतीक चिन्हों से सजे पूरे चेहरे के मास्क पहन रखे थे। उनकी उपस्थिति ने हर दिशा से ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि वे पंथ की सर्वोच्च परिषद के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए 12 निजी वीआईपी बॉक्स में से एक में प्रवेश कर गए। वे परोपकारी राजनेताओं की तरह जनता की ओर हाथ हिलाते हुए, शालीनता से सिर हिलाते हुए और खुशी से अंगूठा ऊपर करते हुए जयकारों की गड़गड़ाहट में आनंदित होते रहे, और साथ ही चुपचाप अपने प्रतिद्वंद्वी बुजुर्गों के प्रति अपनी अवमानना मन में पाले रहे, जो उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर बैठे थे। क्या आप अपने उम्मीदवार को बुरी तरह हारते हुए देखने के लिए तैयार हैं? चौथे एल्डर ने झुककर कहा। उनकी आवाज धीमी और आत्मसंतुष्ट थी, और उन्होंने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि उनके बगल में बैठे पहले एल्डर को सुनाई दे सके। प्रथम बुजुर्ग, जो हमेशा शांत रहते थे, ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया और चौथे बुजुर्ग के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उतने ही शांत स्वर में कहा, जब तक ये पार्षद का जीवन चल रहा है, इसका आनंद लीजिए। आप कभी नहीं जानते कि इस पद पर आपका समय कब समाप्त हो जाएगा। उनके शब्द सौम्य थे और लहजा विनम्र था, लेकिन उनकी आंखों में जो भाव थे, वे एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे थे। एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता जो इतिहास, राजनीति और गहरे व्यक्तिगत दावों से जुड़ी हुई थी। क्योंकि शिष्टाचार और औपचारिक वस्त्रों के पीछे प्रत्येक बुजुर्ग को पता था कि आज क्या दांव पर लगा है। जीत से न केवल विजयी पक्ष के उम्मीदवार की प्रतिष्ठा सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे पंथ के पदानुक्रम में उनके पूरे गुट का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। यदि चौथे एल्डर का उम्मीदवार जीत जाता, तो उसके गुट का प्रभाव और पहुंच तेजी से बढ़ जाती, लेकिन अगर वह हार जाता, तो इसके परिणाम अत्यंत गंभीर और निर्मम होते, और उसके पूरे गुट का राजनीतिक करियर रातों रात समाप्त हो जाता। इसलिए जब वे अपने ऊंचे वीआईपी बॉक्स में बैठे थे, उनकी आवाजें संयमित थी और उनकी शारीरिक भाषा पूर्व निर्धारित थी, तो चौथे एल्डर के शिविर से संबंधित एल्डर्स को अनजाने में ही अंदर पनप रही चिंता का एहसास हो रहा था। क्योंकि यह कोई साधारण द्वंद्वयुद्ध नहीं था, यही वो क्षण था जो उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। इसी बीच वार्म अप रूम में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और शोरगुल भरी भीड़ से दूर अखाड़े के स्टैंड के नीचे 2 विशाल लॉकर रूम थे, जिनमें से प्रत्येक को 200 से अधिक प्रतियोगियों को समायोजित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें स्ट्रेचिंग, स्पारिंग और तैयारी के लिए पर्याप्त जगह थी। लेकिन आज वे विशाल कमरे काफी हद तक खाली रहे, क्योंकि प्रत्येक में केवल एक ही योद्धा मौजूद था। एगोन वेयर और लियो स्काईशेड दोनों निर्धारित समय पर, मुकाबले से ठीक 3 घंटे पहले पहुंच गए थे। उनका प्रवेश शांत और बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ, फिर भी उनकी उपस्थिति ने ही उनके आसपास के वातावरण को बदल दिया, और बिना एक भी शब्द कहे गुरुत्वाकर्षण की तरह सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जांच अधिकारी पहले से ही कलाकृतियों को पढ़ने वाले यंत्रों, पहचान संबंधी स्क्रॉल और परीक्षण किटों से लैस होकर इंतजार कर रहे थे। उनका कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित था, ये सत्यापित करना कि दोनों लड़ाकों के पास मौजूद प्रत्येक हथियार, वस्त्र और सहायक वस्तु जहर, निषिद्ध जादू या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से मुक्त थी। ये प्रक्रिया व्यवस्थित, गहन और अचूक सटीकता के साथ संपन्न हुई। दोनों प्रतियोगी मौन धारण किए बैठे रहे, उनके चेहरे भावहीन थे और उनकी आभा स्थिर थी। हालांकि निरीक्षण दल ने पूरी प्रक्रिया के दौरान पेशेवर रवैया बनाए रखा, लेकिन मानवीय स्वभाव के कारण उनकी जिज्ञासा धीरे धीरे झलकने लगी। उन्होंने उन फुसफुसाहटों और सिद्धांतों को सुना था जो हफ्तों से आंतरिक चैनलों और सराय की चर्चाओं पर हावी थे। कहा जाता था कि लियो स्काईशेड पहले ही ट्रांसेंडेंट टियर में प्रवेश कर चुका था। अफवाहें थी कि उसका ग्रैंडमास्टर का दर्जा सिर्फ एक चालाकी भरा भ्रम था।
जिसे उसने अपने दुश्मनों को धोखा देने और सही समय आने तक अपनी असली शक्ति को छिपाए रखने के लिए रचा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से स्कैन करते समय उनकी उंगलियां आवश्यकता से 1 सेकंड अधिक समय के लिए रुक गईं। उन्होंने पाठ को दोहराया, एक बार, फिर दोबारा, लेकिन हर बार परिणाम अपरिवर्तित रहा। किसी भी अलौकिक सफलता का कोई संकेत नहीं है। लियो स्काइशर्ड अभी भी निस्संदेह एक ग्रैंडमास्टर थे। अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उनका काम फैसला सुनाना नहीं था। लेकिन उनके भावहीन चेहरों के नीचे, उनके विचारों के शांत गलियारों में एक निष्कर्ष पहले ही बन चुका था। वो जीत नहीं सकता, ये मुकाबला पहले ही हार चुका है। उन्होंने इसे जुबान से नहीं कहा, नहीं उन्होंने अपने चेहरे पर किसी भी तरह के पूर्वाग्रह का भाव आने दिया। फिर भी जैसे ही उन्होंने निरीक्षण पूरा किया और जाने के लिए मुड़े, उनका आंतरिक विश्वास एक परछाई की तरह उनके साथ चला गया। उनके मन में इस मैच का परिणाम पहले से ही तय था। अध्याय 445, तुलना। लड़ाई से 2 घंटे पहले एगोन वेयर का वार्म अप कक्ष। वेयर पीठ के बल लेटा हुआ था और लापरवाही से छत पर गेंद उछाल रहा था। तभी कैप्टन मैक्स कमरे में दाखिल हुए। नल पास आती किसी की मौजूदगी का आभास होते देख वो एक पल के लिए रुका। उसने सिर्फ अपनी गर्दन उठाकर मैक्स को सरसरी नजर से देखा, फिर अपना सिर वापस नीचे कर लिया और गेंद उछालना जारी रखा, मानो मैक्स आया ही ना हो। नल, मैं कैप्टन मैक्स हूं और आज मैं तुम्हारे मुकाबले का रेफरी रहूंगा। मैक्स ने अपना परिचय देते हुए एक छोटे से हवा के जादू का इस्तेमाल किया और गेंद को वेयर के पास वापस गिरने से पहले ही अपनी हथेली में ले लिया। उस इशारे पर वेयर ने झुंझलाहट भरी जीभ से एक आवाज निकाली और सुस्ती से उठकर बैठ गया, मैक्स के हाथ में पड़ी गेंद पर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, मानो उसे तुरंत वापस मान रहा हो। हाँ, ठीक है, मैक्स ने हंसते हुए कहा और उसे वापस फेंक दिया। पकड़ना, आपसे मिलकर खुशी हुई, कप्तान। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वेयर ने अत्यधिक विनम्र और बनावटी लहजे में पूछा, जो चौथे एल्डर द्वारा भेजे गए गुरु द्वारा सिखाए गए अनगिनत शिष्टाचार पाठों का परिणाम था। मेरी हिदायतों पर ध्यान देकर आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपने अनजाने में कोई नियम तोड़ दिया तो मुझे आपको इस ऐतिहासिक लड़ाई से बाहर करना पड़े तो ये बहुत शर्मनाक होगा। मैक्स ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान सम्मानजनक और दृढ़ निश्चय के बीच संतुलन बनाए रखती थी। कृपया जारी रखिए, मुझे नियमों के लिए पूरा सम्मान है, हंसते हुए वेयर ने जवाब दिया। एक सूखी हंसी उसके मुंह से निकल गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपने गंभीर चेहरे पर लौट आया। मैक्स ने चुपचाप सांस छोड़ी। हालांकि उसे पहले ही यह एहसास हो गया था कि वह किस तरह के व्यक्ति से निपट रहा है, फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा। ये मुकाबला मानक सार्वभौमिक सर्किट नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा, मैक्स ने स्थिर स्वर में कहना शुरू किया। मुझे सूचित किया गया है कि यह आपकी पहली आधिकारिक प्रतियोगिता है, इसलिए बाद में किसी भी भ्रम से बचने के लिए मैं नियमों को स्पष्ट रूप से बता देता हूं। मैच तभी समाप्त होता है जब कोई एक फाइटर अक्षम हो जाता है या आत्मसमर्पण कर देता है। इसमें अखाड़े से बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है, न ही प्रतिद्वंद्वी को निहत्था करने पर मैच रोका जाता है। जैसे ही मैक्स बोल रहा था, वेयर ने धीरे से जम्हाई ली। नियमों के संक्षिप्त विवरण में उसकी स्पष्ट रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आप अपने प्रतिद्वंदी को जान से नहीं मार सकते, मैक्स ने आगे कहा। हालांकि जान से मारने पर आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वजों के वंशज की इतनी बेवजह मौत हो, इसलिए अपना अंतिम प्रहार रोक कर रखें। वेयर इस पर जोर से और मजे से हंस पड़ा। अच्छा, कम से कम तुम ये तो मानते हो कि आखिरी बार मुझे ही करना होगा, उसने मैक्स को एक शरारती मुस्कान देते हुए कहा। मैक्स ने आंखें घुमाई, वो उस दिखावे से प्रभावित नहीं हुआ। खैर, मेरे अधीनस्थों ने आपके साजो सामान की जांच कर ली है, सब ठीक है। मैच के लिए शुभकामनाएं, मैक्स ने जाते हुए कहा, जिस पर वही ने नकली सलामी दी और पूरे रास्ते मुस्कुराता रहा। कुछ मिनट बाद लियो का वार्म अप रूम। अपने प्रतिद्वंदी के क्वार्टर की सन्नाटे भरी खामोशी के विपरीत लियो के वार्म अप रूम में अनौपचारिक बातचीत का एक असामान्य माहौल था। जैसे ही कैप्टन मैक्स अंदर दाखिल हुए, वे अविश्वास में बीच रास्ते में ही रुक गए। बेंच पर पालथी मारकर बैठे लियो ने चुपचाप अपनी गोद में आराम से बैठे एक मोटे ताजे मेढक के सिर को सहलाया। उस जीव ने सुस्त आंखों से ऊपर देखा। उसका गला थोड़ा फूल गया और उसने टर्राया, जो सहज प्रवृत्ति से नहीं, बल्कि एकदम सटीक शब्दों में था। क्या बात है, कमीने, तुमने मेरे पिता के साथ बिताए निजी समय में दखल क्यों दिया? मेढक मैक्स पर ऐसे घूरते हुए गुर्राया जैसे वो कोई नौकर हो जिसने बिना अनुमति के शाही दरबार में प्रवेश करने की हिम्मत की हो। कैप्टन मैक्स पलकें झपकाते हुए क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए।
मेरी हार्दिक क्षमा, उन्होंने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा। मैं कैप्टन मैक्स हूँ, आज के मैच का नामित रेफरी, और मैं यहाँ नियमों को स्पष्ट करने के लिए हूँ। लियो ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया और सामने वाली बेंच की ओर इशारा किया। मैक्स ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बैठ गया, जबकि वह मेढक, जो स्पष्ट रूप से कोई साधारण जानवर नहीं था, उसे पैनी नजरों से घूरता रहा। मेरी समझ से आप पहले ही इंटरस्टेलर सर्किट में प्रतिस्पर्धा कर चुके हैं, मैक्स ने सोच समझकर शब्दों का चयन करते हुए कहना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि आप इस मैच को नियंत्रित करने वाले मानक नियमों से परिचित होंगे। लियो ने एक बार फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरी बस एक ही गुजारिश है, नहीं, आग्रह है, कि अगर मौका मिले तो अपने प्रतिद्वंदी को न मारें। आप दोनों हमारे पूर्वज के वंशज हैं, और भले ही नियम इसे स्पष्ट रूप से मना न करते हो, लेकिन मेरी निगरानी में आप दोनों में से किसी की भी मृत्यु होना मेरे लिए एक ऐसी विफलता होगी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने जवाब दिया, समझ गया, मैं उसे नहीं मारूंगा। हो सकता है वह मेरा कोई बिछड़ा हुआ चचेरा भाई हो, और मैं अपने परिवार के किसी सदस्य का खून नहीं बहाता। मैक्स लियो के शांत स्वभाव में छिपे हास्य के पुट की सराहना करते हुए इस प्रतिक्रिया पर हल्की सी मुस्कान आने से खुद को रोक नहीं पाया। अंतिम बार सिर हिलाकर वो बेंच से उठ खड़ा हुआ। आपके समय के लिए धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। बाहर निकलने और अकेले गलियारे में चलने के बाद मैक्स खुद को दोनों प्रतियोगियों के बीच के तीव्र अंतर पर विचार करने से रोक नहीं सका। वेर बेहद अहंकारी था, शेखी बघाड़ने और खुलेआम तिरस्कार करने में लिप्त था। वो उस तरह का लड़ाका था जो मानता था कि दुनिया को उसकी प्रशंसा करने से पहले ही उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरी ओर लियो, हालांकि अपने आप में स्पष्ट रूप से गर्वी था, फिर भी उसने एक शांत संयम बनाए रखा जो ड्रैगन की उपाधि के भार के लिए कहीं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता था। उसकी उपस्थिति में एक शांत गंभीरता थी, कुछ ऐसा जो बिना चिल्लाए ही सम्मान की मांग करता था। और अगर इस लड़ाई का फैसला सिर्फ व्यवहार के आधार पर होता, तो मैक्स को ठीक ठीक पता था कि वह किस पर दांव लगाएगा। स्काईशेड इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त है, उसने मन ही मन स्वीकार किया, लेकिन मुझे उसकी जीत का कोई रास्ता नजर नहीं आता। क्योंकि स्वभाव चाहे जैसा भी हो, लियो वेर से कहीं अधिक निम्न स्तर का था, और युद्ध के क्रूर, निर्मम नियमों के अनुसार यह अंतर केवल भाग्य के बल पर दूर नहीं किया जा सकता था। अगर उन दोनों के बीच 1000 बार लड़ाई होती, तो लियो शायद उन सभी 1000 लड़ाइयों में हार जाता, क्योंकि वो शारीरिक स्तर के पूरे अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था, या कम से कम मैक्स को तो यही लगता था। अध्याय 446, पहली उपस्थिति। लड़ाई शुरू होने से 10 मिनट पहले आधिकारिक प्रसारण शुरू होता है। आधिकारिक प्रसारण फीड पंथ के नेटवर्क की हर स्क्रीन पर लाइव होते ही साथ उन हजारों स्वतंत्र दर्शक केंद्रों पर भी प्रसारित होते ही अखाड़े की रोशनी एक पल के लिए मंद पड़ गई, फिर पूरी चमक के साथ वापस आ गई। ये केंद्र उन तटस्थ ग्रहों पर स्थित थे जो न तो पंथ के नियंत्रण में थे और न ही धर्मी गुट के। हवा में तैरते कैमरा ड्रोन तेजी से गति में आ गए, विशाल सर लुईस हैमिल्टन एरिना के ऊपरी स्तरों पर ग्लाइड करते हुए, खचाखच भरे स्टैंडों के व्यापक शॉट्स कैप्चर करते हुए, जहां जयकारे एक लहर की तरह उठ रहे थे और पंथ के प्रतीक चिन्ह वाले झंडे ऊपर लगे खुले हवा के वेंटों द्वारा उत्पन्न कृत्रिम हवा में लहरा रहे थे। प्रसारण स्क्रीन क्षण भर के लिए 3 पैनलों में विभाजित हो गई। एक में हजारों की गर्जना करती भीड़ दिखाई दे रही थी, दूसरे में 12 एल्डर वीआईपी बॉक्स पर फोकस किया गया था जहां गंभीर, नकाबपोश चेहरे अखाड़े की ओर देख रहे थे, और तीसरे में लंबे, मशालों से रोशन गलियारे दिखाई दे रहे थे जो वार्म अप कक्षों को मुख्य युद्ध क्षेत्र से जोड़ते थे, जो फिलहाल खाली था, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसकी प्रत्याशा से भरा हुआ था। कुछ देर बाद ऑडियो फीड चालू हो गई। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, स्टेडियम के शोर के बीच मुख्य कमेंटेटर की मधुर आवाज सुनाई दी। मैं जो हूं, और आज मेरे साथ दाना है, और हमें इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए कमेंटेटर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी हाँ, जो। दाना की आवाज तेज और स्पष्ट थी, जिसमें उत्साह झलक रहा था। ये दिग्गज लुईस हैमिल्टन एरिना में एक ऐतिहासिक दिन है, जहां कुछ ही मिनटों में हम अगले ड्रैगन के राज्याभिषेक के साक्षी बनेंगे, जो 32 वर्षों के अंतराल के बाद पंथ का नवीनतम आध्यात्मिक नेता होगा। कैमरा एक बार फिर घूमा, इस बार भीड़ की पहली कुछ पंक्तियों पर पैन करते हुए मृत ड्रैगन नोआ के समर्थन में बैनर पकड़े प्रशंसकों पर जूम किया, जिन पर नारे लिखे थे, आपकी आत्मा को शांति मिले, महान हस्ती, आपका उत्तराधिकारी आखिरकार आ गया है। हम आपको याद करते हैं, प्रभु नूह। और ड्रैगन फिर से उड़ान भरेगा। क्योंकि जनता के बीच भावनाएं प्रबल प्रतीत हो रही थीं। और जरा इस भीड़ को देखिए, जो ने आगे कहा,
कैमरा अब अपने पिता के कंधों पर बैठे एक छोटे बच्चे पर केंद्रित हो गया, जिसका चेहरा चांदी और लाल रंग से रंगा हुआ था और वह पूरे उत्साह से एक छोटा सा पंथ का झंडा लहरा रहा था। आज हवा में एक अलग ही ऊर्जा भरी हुई है। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि वे इतिहास बनते हुए देखने वाले हैं। जैसे ही प्रसारण फिर से अखाड़े के मंच के पीछे स्थित लंबी पत्थर की सुरंग की ओर चमका, जो चिन्हों और चमकते प्रतीकों से सजी हुई थी और हल्की सी झिलमिलाती हुई अपने चुने हुए योद्धाओं के पदचिन्हों की प्रतीक्षा कर रही थी, दाना ने अपनी बात रखी। और सिर्फ दर्शक ही नहीं, जो घबराहट महसूस कर रहे हैं, सभी एल्डर्स आ चुके हैं। और भले ही वे अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। उन निजी बॉक्सों से हर हरकत, हर नजर, हर इशारा एक ऐसा भार लिए हुए है जो इस लड़ाई से कहीं आगे तक जाता है। कैमरा चौथे एल्डर के वीआईपी बॉक्स पर जूम हुआ, जहां वह एक गंभीर भाव के साथ बैठे थे, अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़े हुए थे, जबकि उनके सहायक उनके पीछे फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखें लगातार अखाड़े के फर्श और सुरंग के प्रवेश द्वार के बीच घूम रही थीं। फिर ध्यान सहजता से प्रथम बुजुर्ग पर केंद्रित हो गया, जिनका शांत व्यवहार और स्थिर दृष्टि उनके साथियों की बेचैन ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत थी। मानो वही एकमात्र व्यक्ति हो जो किसी भी संभावित परिणाम के लिए वास्तव में तैयार हो। फीड के केंद्र में वापस, अखाड़े का फर्श एकदम साफ और अछूता रहा। सफेद पत्थर का मंच 50 मीटर चौड़ा फैला हुआ था, जिसके जादू अभी भी निष्क्रिय थे और इसकी सीमाएं बैंगनी माना की हल्की चमकती रेखाओं द्वारा चिन्हित थीं, जो युद्ध क्षेत्र के किनारों का पता लगाती थीं। और बस यही है, जो ने नाटकीय प्रभाव के लिए अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, यही वो युद्ध क्षेत्र है जहां हमारे पंथ का भाग्य तय होगा। लड़ाई ठीक 10 मिनट में शुरू होने वाली है, दोस्तों, डाना ने ऊंची आवाज में कहा। और हमें अभी तक यह नहीं पता कि लियो स्काईशेड ने ट्रांसेंडेंट टियर को पार कर लिया है या नहीं। ये रहस्य वेर की गर्दन पर तलवार की तरह लटका हुआ है। मुझे यकीन है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की असली शक्ति के बारे में सच्चाई जानने के लिए घबराया हुआ होगा। लेकिन अगर लियो अभी भी ग्रैंडमास्टर है, तो रोडोवा सर्किट चैंपियन के जीतने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसने जो सोच में पड़ गया, और उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि स्क्रीन पर एक बार फिर लियो की सुरंग का अभी भी बंद द्वार दिखाई दिया, जहां दरवाजे के पीछे से एक हल्की लाल चमक धीरे से झिलमिला रही थी। तब शायद हमें सदी की सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। कैमरा उस द्वार पर एक पल के लिए ठहर गया, फिर पूरे मैदान के वाइड एंगल दृश्य पर वापस आ गया, और अगले ही पल पूरी स्क्रीन सुनहरे रंग में डूब गई, जैसे ही आकाश से दिव्य प्रकाश की एक किरण न्याय के समान उतरी। प्रकाश ने युद्ध क्षेत्र के किनारे पर प्रचंड बल के साथ प्रहार किया, फिर भी कोई ध्वनि नहीं हुई, केवल सन्नाटा, पूर्ण व्याकुल सन्नाटा, मानो पूरी दुनिया सांस लेना भूल गई हो। उस प्रकाश के भीतर से एक विलक्षण आकृति उभरी, चांदी की नसों से सजी काली वस्त्रों की परतों में लिपटा हुआ, पीठ पर एक लंबी तलवार बांधे और कंधों से नीचे लहराते काले बालों के साथ वह धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पैर जमीन को तब तक नहीं छूते रहे जब तक कि प्रकाश उसे अखाड़े के फर्श पर नहीं ले आया। फिर आवाज लौटी, फुसफुसाहट के रूप में नहीं बल्कि एक ज्वार की लहर के रूप में। हे भगवान, जो ये तो वही है। डाना की आवाज लड़खड़ा गई, आंखें फटी रह गईं, हाथ कांप रहा था और उसने प्रसारण के बीच में ही जो का हाथ पकड़ लिया। ये तो लॉर्ड सोरोन है। जो के मुंह से शब्द फूट फूट कर निकल रहे थे, मानो उसका हेडसेट उसके हाथ से छूट ही गया हो। यह कोई दृष्टि नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, यह वही है, साक्षात प्रभु सोरोन, हमारे दिव्य प्रभु। वह यहाँ है, वो सचमुच यहाँ है। कैमरा फीड उसके शरीर से निकलने वाली आभा को समायोजित करने की कोशिश में लड़खड़ा रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को कैद करने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसे फ्रेम में कैद करने के लिए दुनिया भी अयोग्य प्रतीत होती थी। अराजकता फैल गई, लोग चीखने लगे, रोने लगे, बेहोश हो गए। दर्शकों की पूरी पंक्तियां सिसकते हुए प्रार्थना में डूब गईं। सभी ने श्रद्धापूर्वक हाथ उठाए, सभी ने एक साथ सिर झुकाया। दर्जनों लोगों ने उनके करीब पहुंचने के लिए स्टैंड की रेलिंग पर कूदने की कोशिश की। युद्ध के अनुभवी सैनिक और आम नागरिक, सभी बिना किसी झिझक के घुटनों के बल बैठ गए, प्रार्थना की और रक्षक को धन्यवाद दिया। यही वो तलवार है जिसने पवित्र विद्रोह का अंत किया, डाना ने शोर के बीच चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज फिर से लड़खड़ा गई। कालजयी हत्यारे का उत्तराधिकारी, आरोहण पंथ का गुरु, सबसे महान योद्धा, जो ने श्रद्धापूर्ण, धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, वो दुस्वप्न जिसे शाश्वत सम्राट कभी नहीं भूल सकता, जिस ईश्वर का हम अनुसरण करते हैं। डाना ने फुसफुसाते हुए कहा। सोरोन को साक्षात देखकर उसकी और जो की आंखों में भी आंसू आ गए।
एक सदी से भी अधिक समय में यह महान ईश्वर का पहला सार्वजनिक दर्शन था, और अपने दिव्य रक्षक को अभी भी जीवित और स्वस्थ देखकर भीड़ खुशी से पागल हो गई। सोरोन ने कुछ नहीं कहा, उसने भीड़ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही उसने बड़ों की ओर देखा। वो बस अखाड़े के किनारे तक चला गया और अपनी कलाई की एक झटके से पत्थर का एक सिंहासन बना लिया और उस पर पालथी मारकर बैठ गया, जिससे उसने इस मैच को देखने के अपने इरादे को सभी के सामने स्पष्ट कर दिया। अध्याय 447 परिचय। जुपिटर मिलिट्री बेस, कॉमन मेस हॉल। चार्ल्स के दृष्टिकोण से। जैसे ही चार्ल्स ने सोरोन की परछाई को धारा पर उतरते देखा, वो जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी हथेली से अपने घुटने पर थपथपाया और स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसने अभी अभी किसी चुटकुले का क्लाइमैक्स पूरी तरह से होते हुए देखा हो। अरे वाह, वो बूढ़ा आदमी सचमुच आ गया। लेकिन ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसके आसपास जुपिटर मिलिट्री बेस के दर्जनों सैनिक पहले ही टेलीविजन के सामने घुटनों के बल बैठ चुके थे और अपने माथे को फर्श पर टिकाए हुए थे। यहाँ तक कि जो लोग भोजन के बीच में ही रुक गए थे, उन्होंने भी अपनी थालियां पूरी तरह से छोड़ दी और इसके बजाय चुपचाप झुककर, हाथ जोड़कर, अखाड़े के किनारे पर विराजमान दिव्य रक्षक के प्रति मौन प्रार्थना अर्पित की। चार्ल्स ने मेस हॉल में चारों ओर नजर घुमाते हुए धीरे से सांस छोड़ी। हाँ, बिल्कुल सही, उसने खुद को याद दिलाया। उनके लिए सोरोन सिर्फ एक इंसान नहीं थे, उनके लिए सोरोन एक देवता थे। धर्मी गुट का सबसे बुरा दुस्वप्न, वो शक्तिशाली देवता जो मौन में तारों के पार विचरण करता था, अपने पीछे केवल लाशें और रक्त छोड़ जाता था। चार्ल्स ने अपनी हंसी दबाई और कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर फिर से कोई भाव नहीं था। फिर सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए उसने धुएं को अपने मुंह के कोने से धीरे धीरे निकलने दिया। अरे बाप रे, उसने फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया। इस बार उसकी नजरें वापस स्क्रीन पर चली गईं। शायद इस पंथ के भविष्य के लिए ये लड़ाई मेरे विश्वास से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी समय वार्म अप रूम में लियो के दृष्टिकोण से। लियो को आश्चर्य हुआ कि उसके ऊपर इतना शोर शराबा किस बात का हो रहा है। 1 मिनट तक ऐसा लगा मानो पूरा स्टेडियम पागलपन में डूब गया हो। हालांकि दुर्भाग्यवश वार्म अप टनल में लाइव फीड या एक भी स्क्रीन न होने के कारण वो केवल अनुमान ही लगा सकता था कि क्या हो रहा है। हे प्रभु, मुझे किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति का आभास हो रहा है, डंपी ने कांपती हुई कर्कश आवाज में फुसफुसाया। ऐसा लगता है जैसे अगर इस मैदान में बाकी सब मोमबत्ती की तरह चमक रहे हैं, तो वो व्यक्ति सूर्य की तरह चमक रहा है। लियो ने उसकी ओर नीचे देखा और धीरे से मेढक की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, लियो ने धीरे से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया या कौन नहीं आया। मुझे अभी भी इस लड़ाई को उसी तरह लड़ना है जैसे मुझे 5 मिनट पहले लड़ना था। ये शब्द उसने धीमी आवाज में, ज्यादातर खुद से ही कहे, मानो घबराहट की बढ़ती लहर के खिलाफ एक स्थिर सहारा हो। सेकंड धीरे धीरे और अनिश्चित गति से बीतते गए, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने चार्ल्स के साथ हुए युद्धों को याद किया। उसे अपनी हड्डियों में महसूस हो रहे दबाव की याद आए, इरादे की सीमा के किनारे पर नाचने की बेदम अनुभूति की याद आए। उसने उस अनुभूति को अपने चारों ओर समेट लिया, उस याद को बार बार दोहराता रहा, जब तक कि उसकी नाड़ी धीमी नहीं हो गई और उसके अंग फिर से हल्के महसूस नहीं होने लगे। प्रभु पिता, ज्यादा मत सोचिए, डंपी ने गंभीर स्वर में कहा। आप भले ही ग्रैंड मास्टर हो, लेकिन आप प्रभु पिता हैं। जब आप पूरी कोशिश करते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। लियो की आंखें धीरे धीरे खुली, उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने छोटे मेढक को आखिरी बार थपथपाया और फिर उसे अपने पीछे बेंच पर रख दिया। जैसे ही उद्घोषकों की बुलंद आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी और सभी को सुनाने के लिए उसका नाम पुकारा गया, लियो ने गहरी सांस ली और रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। उसके कदम स्थिर थे, उसका हृदय शांत था और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। मुख्य अखाड़ा मंच, मैच शुरू होने से कुछ सेकंड पहले। जैसे ही घड़ी की सुई 0 पर पहुंची और आखिरकार मैच शुरू होने का समय आया, दिन के रेफरी का परिचय कराए जाने पर भीड़ जयकारे से गूंज उठी। सबसे पहले आज के मैच के रेफरी का स्वागत कीजिए, बेहद अनुभवी, बेहद भरोसेमंद, बेहद मशहूर कैप्टन मैक्स। मैक्स के मैदान में कदम रखते ही तालियों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप उठी, उसके बूटों की गूंज दमदार आवाज के साथ सुनाई दी। उनके सीने पर तिरछे ढंग से एक मोटी लाल पट्टी बंधी हुई थी, जो उनकी आधिकारिक भूमिका को दर्शाती थी, और उन्होंने अपने चेहरे पर दृढ़ और एकाग्र भाव के साथ भीड़ की ओर हाथ हिलाया। कैप्टन मैक्स उच्च दबाव वाली स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है, दोस्तों,
और इस स्तर के मुकाबले में रेफरी बनने के लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता, जो ने प्रसारण के दौरान बुलंद और गर्व भरी आवाज में कहा। वो एक सम्मानित अधिकारी है, कानून के निष्पक्ष प्रवर्तक है और संप्रदाय के सभी बुजुर्गों द्वारा विश्वसनीय कुछ गिने चुने लोगों में से एक है, डाना ने आगे कहा। मैक्स अखाड़े के केंद्र में पहुंचा और रुक गया। उसने लॉर्ड सोरोन के सिंहासन की ओर झुककर गहरा प्रणाम किया, फिर बाईं ओर की सुरंग की ओर थोड़ा मुड़ गया। जैसे ही कैमरा हल्के सफेद रंग से जगमगाते प्रवेश द्वार की ओर घूमा, जो कि आवाज थोड़ी धीमी हो गई। और अब वो पल जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। दाना की आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई, मानो स्वयं श्रद्धा ने मौन को आदेश दिया हो। पेश है सबसे पहले धर्मी गुट की प्रतिष्ठित रोडोवा सैन्य अकादमी से आने वाला अंतरतारकीय सर्किट का चैंपियन, 12वें एल्डर द्वारा नामित योद्धा। एक ठहराव, एक पल, लियो स्काईशेड। भीड़ एक बार फिर उमड़ पड़ी और सुरंग के अंधेरे से लियो शांत मुस्कान के साथ रोशनी में आगे बढ़ा और आत्मविश्वास के साथ मुख्य अखाड़े की ओर चल पड़ा। खुश करना हंगामा। जैसे ही लियो मंच पर चले, भीड़ की गर्जना गरज की तरह गूंज उठी। उनका हर कदम शांत और सधा हुआ था। उनकी उपस्थिति किसी दिखावे या नाटकीयता के कारण नहीं, बल्कि उनसे निकलने वाली शांत गर्मी की तरह व्याप्त संयम के कारण प्रभावशाली थी। उसने न तो हाथ हिलाया, न ही दर्शकों की ओर देखा, न ही हताश होकर चिल्लाने वालों को कोई तवज्जो दी। वो बस अपनी आंखें आगे बढ़ाते हुए चलता रहा, मानो उसके चारों ओर पूरा स्टेडियम अस्तित्वहीन हो गया हो। कैप्टन मैक्स ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए उसे रोका और सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर एक छोटा सा मानस स्कैनर आगे बढ़ाया। उसने लियो की सरसरी तौर पर जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके शरीर पर मौजूद सभी उपकरण वही हैं जो उसने लड़ाई से पहले दर्ज किए थे, और यह भी कि पहली जांच और लड़ाई के बीच उसके मुख्य हथियारों में जहर नहीं मिलाया गया था। जब मैक्स को यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है, तो उसने युद्ध क्षेत्र के बाईं ओर इशारा किया और लियो ने निर्धारित शुरुआती स्थान पर अपनी जगह ले ली। ये क्या हो रहा है? ये कैसा दबाव है? लियो ने अपनी शुरुआती जगह लेते हुए सोचा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि दो प्राचीन आंखें उसे घूर रही है। तभी उसने उसे देखा। सोरोन चुपचाप जिज्ञासा से देख रहा था। उनकी निगाहें एक पल के लिए एक दूसरे से मिली, और यद्यपि उसका शरीर उसे झुकने के लिए विवश कर रहा था, लियो ने ऐसा नहीं किया। उसने सीधे खड़े रहना चुना। सोरोन ने पलकें नहीं झपकाई और लगातार एक जैसी तीव्रता से लियो को घूरता रहा। अध्याय 448 मंच तैयार है। ये पहली बार था जब लियो किसी ईश्वर, एक सच्चे ईश्वर की उपस्थिति में खड़ा था, और उसने जो कुछ महसूस किया, उससे वास्तविकता के बारे में उसकी समझ लगभग चकनाचूर हो गई। जब उसकी नजरें सोरोन से मिली, तो उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किसी दूसरे आदमी को घूर रहा है। नहीं, उनमें रिश्तेदारी की कोई धड़कन नहीं थी, प्रजाति की कोई साझा भावना नहीं थी। सोरन ने एक मानव रूप धारण किया हुआ था, हाँ, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ और एक नश्वर व्यक्ति की तरह बैठा हुआ था, लेकिन उसके बारे में सब कुछ और ही संकेत दे रहा था, कुछ ऐसा जिसे लियो का दिमाग समझ नहीं सकता था। जैसे जैसे वो देखता गया, उसकी सोच में एक दरार सी आ गई। सिंहासन वही था, सोरोन उस पर बैठा था, इतना तो लियो देख सकता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी अंतरात्मा इसे सत्य मानने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने जो आकृति देखी वो उसकी इंद्रियों की सीमाओं से छनकर आए एकमात्र परछाई थी, एक भ्रम जो उसे धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि उन आंखों के पीछे, उस आकृति के पीछे जो वास्तविक उपस्थिति थी, वो इतनी विशाल, इतनी पराये, इतनी विशाल थी कि मानवीय धारणा उसे बिना टूटे ग्रहण नहीं कर सकती थी। लियो को उनके बीच की दूरी का भी ठीक से पता नहीं था। सोरोन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक ही समय में इतना करीब है कि उस तक पहुंचा जा सकता है, और साथ ही इतना दूर भी है, मानो उसका शरीर परमाणुओं के बीच के स्थान में मौजूद हो। यहां तक कि जिस तरह से प्रकाश उसके शरीर पर पड़ रहा था, काले और चांदी के वे सूक्ष्म रंग, ऐसा लग रहा था मानो उनमें ऐसे रंग समाये हुए थे जिन्हें लियो के पास शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं थे, ऐसे रंग जो इस दुनिया से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। और वो निगाह, उसने उसकी ओर नहीं देखा, उसने उसके आर पार देखा। ऐसा नहीं जैसे वह उसके विचारों को पढ़ रही हो, बल्कि ऐसा जैसे वह उसके जीवन के हर पन्ने को पलट रही हो, उसकी आत्मा की कहानी को सरसरी तौर पर पढ़ रही हो, मानो वो किसी प्राचीन कथा में लिखा गया एक छोटा सा अंश हो। लियो की अंतरात्मा उसे ये बता रही थी कि वो सोरोन के असली रूप को नहीं देख रहा है। उन्हें ईश्वर की सच्ची उपस्थिति का केवल एक छोटा सा अंश, एक सुरक्षित छोटा सा हिस्सा देखने की अनुमति दी जा रही थी, जिसे सावधानीपूर्वक परिष्कृत करके कुछ ऐसा बनाया गया था जो सहनीय हो।
एक ऐसी आकृति जिसे उसका दिमाग बिना सुलझाए ही समझ सकता था। और फिर भी इस क्षीण रूप में भी सोरोन का अस्तित्व ही उस पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की तरह दबाव डाल रहा था, जिसका मापन नहीं किया जा सकता, अपरिहार्य, इसमें कोई शक नहीं। लियो को डर ने नहीं बल्कि विस्मय ने स्थिर रखा था, एक ऐसी चीज के सामने शुद्ध आदिम विस्मय जो उसकी समझ से परे थी। यहां तक कि सीधे खड़े रहना भी उसे प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह जैसा लग रहा था। फिर भी वो खड़ा रहा। उसने सोरोन की आंखों में आंखें डालकर देखा, और कहीं न कहीं इन सब के बोझ तले दबे हुए सोरोन ने उसे ऐसा करने दिया। पेश है अगला, जो ने घोषणा की। उसकी आवाज अखाड़े के स्पीकरों में गूंज उठी, प्रतिभाशाली प्रतिभाओं का भी प्रतिभावान, कल्ट के इतिहास में सबसे कम उम्र का योद्धा जिसने महज 23 साल की उम्र में ट्रांसेंडेंट टियर तक पहुंचकर अपने से पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद एक नाटकीय विराम आया क्योंकि कैमरा धीरे धीरे भीड़ पर घूमा, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया। दाना ने श्रद्धा से भरी आवाज में वाक्य पूरा किया। चौथे एल्डर का चुना हुआ उम्मीदवार, एगोन वेयर। लियो के सामने वाली सुरंग अचानक हल्की सफेद रोशनी से जगमगा उठी। जब एगोन वेयर शांत आत्मविश्वास से लथपथ होकर आगे बढ़ा, उसकी उपस्थिति ने तुरंत ही देखने वाले हर किसी की निगाहें और सांसें थाम ली। जहां लियो कांच के पीछे छिपी हुई आंधी की तरह शांत और संयमित होकर उभरा था, वहीं वेयर एक ऐसे उग्र तत्व की तरह आया था जिसे देखने के लिए ही गढ़ा गया हो। उसकी नंगी बाहें, कंधे और कॉलरबोन स्याही से लिपटे हुए थे। दर्जनों टैटू एक दूसरे के ऊपर परत दर परत बने हुए थे, जो उसकी त्वचा पर खूबसूरत भयावह पैटर्न में रेंगते हुए लुईस हैमिल्टन एरिना की स्पॉटलाइट के नीचे हल्के से झिलमिला रहे थे। ये डिजाइन प्राचीन और जटिल थे। संप्रदायों के प्रतीक चिन्ह एक सुसंगत कैनवास में आपस में गुथे हुए थे, मानो उनका शरीर स्वयं एक कहानी कह रहा हो जिसका अध्ययन आम जनता द्वारा किया जाना था। चलती फिरती पेंटिंग, युद्ध के लिए गढ़ी गई एक जीवंत कृति। वेयर ने एक हाथ ऊपर उठाया और चौड़ी मुस्कान के साथ दर्शकों की ऊर्जा को सहजता से ग्रहण करते हुए जोरदार तालियां बजाईं। उन्होंने अपने कुशल अंदाज में हाथ हिलाया और प्रशंसा का आनंद लेते हुए फिर अपनी नजरें ऊपर एल्डर वीआईपी बॉक्स की ओर घुमाईं। उन्हें चौथे एल्डर को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो अभी भी हाथ बांधे बैठे थे। उनकी निगाहें दृढ़ थीं, लेकिन उनमें हल्की सी स्वीकृति का भाव था। तेज मुस्कान के साथ वही ने उन्हें एक बनावटी सलाम किया, जो सम्मानजनक से अधिक घमंडी था, लेकिन महत्वहीन नहीं था, और फिर कप्तान मैक्स के आने पर मैदान की ओर मुड़ गया। स्थिर रहो, मैक्स ने सिर हिलाते हुए कहा, और उसी माना जांच उपकरण से अपने शरीर की जांच की जिसका उपयोग उसने लियो पर किया था, और पंजीकृत प्रविष्टियों के अनुसार अपने हर उपकरण और हथियार की पुष्टि की। उसका चेहरा तटस्थ और पेशेवर बना रहा, लेकिन वही का ध्यान इस ओर नहीं था। जैसे ही मैक्स करीब आया, वेयर की अंतरात्मा जागृत हो गई। कुछ गड़बड़ थी, कोई विशालकाय चीज आसपास मंडरा रही थी। वो थोड़ा मुड़ा, उसकी आंखें अखाड़े के किनारे की ओर सिकुड़ गईं। और फिर उसने उसे देखा। वो व्यक्ति पत्थर के सिंहासन पर बैठा हुआ था, काले वस्त्रों में लिपटी हुई, लंबे बाल लहराते हुए, स्थिर मुद्रा। सोरोन। वही के चेहरे के भाव में तुरंत बदलाव आया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, उसके कंधे अकड़ गए। भीड़ ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैक्स ने दिया, और कैमरों ने भी। वेयर की आंखों में डर की एक पतली लहर दौड़ गई, क्योंकि उसका शरीर उसके दिमाग के समझने से पहले ही प्रतिक्रिया कर गया। घुटने टेकने की गहरी, सहज इच्छा का विरोध करते हुए नहीं, पूरी तरह से साष्टांग प्रणाम करने की इच्छा का विरोध करते हुए। उसके होंठ खुले। वो कौन है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आवाज को इतना धीमा रखा कि मैक्स को सुनाई न दे। मैक्स ने अपने स्कैनर से नजर नहीं हटाई, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, यही हमारे दिव्य रक्षक है। ये लॉर्ड सोरोन है। वेयर ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो क्षण उनके मन में बस गया। वो कुछ और सेकंड तक सोरोन को देखता रहा। उसका जबड़ा तना हुआ था और सांसें स्थिर लेकिन उथली थी। फिर अंत में वो लियो की ओर मुड़ा, जिसने उस पर घमंडी मुस्कान बिखेरी, कुछ ऐसा जिसकी वेयर ने उम्मीद नहीं की थी। ये किसी अनजान या जोखिम से बेखबर व्यक्ति की मुस्कान नहीं थी, नहीं, यह किसी कमजोर योद्धा का भीड़ के सामने अपनी ताकत दिखाने का झूठा दिखावा था। नहीं, लियो के चेहरे पर कुछ अजीब सी ईमानदारी झलक रही थी, मानो उसे सचमुच विश्वास हो कि उसके पास मौका है, भले ही वो एक अलौकिक शक्ति के सामने खड़ा हो। वेयर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। लियो के मन में जरा भी डर नहीं था, रत्ती भर भी नहीं, केवल एकाग्रता और एक अजीब तरह की संक्रामक शांति जो इस पवित्र क्षेत्र में लगभग अस्वाभाविक सी लग रही थी। उनकी निगाहें एक दूसरे से मिल गईं,
और बस देखते ही देखते भीड़ का शोर, ऊपर लगी बत्तियों की चमक और यहां तक कि सोरोन की उपस्थिति भी पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई। अब सिर्फ वे दोनों ही बचे थे। अध्याय 449। आसानी से हार मानने वाला नहीं। वेर ने अपने चेहरे पर मनोरंजक भाव लिए लियो को गौर से देखा। उसका दूर का चचेरा भाई दुबले पतले शरीर और आकर्षक हेयरकट के साथ एक कुशल योद्धा जैसा दिखता था, और वे उसके शारीरिक गठन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। बुरा नहीं, बुरा नहीं, लगता है खूबसूरती खानदानी है। दुर्भाग्य से प्रतिभा के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम में से कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, वेर ने लियो को शरारती अंदाज में आंख मारते हुए कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि उन्होंने लियो की पहले ही जांच कर ली थी और उसे ट्रांसेंडेंट टियर तक न पहुंच पाने से निराश थे, लेकिन उनके घमंडी टिप्पणियों के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट रूप से व्यक्त हो गया। हाँ, ठीक है, मैं आपके बराबर नहीं हूं। मैं तो बस एक ग्रैंड मास्टर हूं, उन हजारों लोगों की तरह जो स्टैंड से देख रहे हैं और वे भी ग्रैंड मास्टर हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे जल्द से जल्द खत्म करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर स्तर के अंतर के बावजूद मैं आपको कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाता हूं, तो यह वाकई अच्छा नहीं लगेगा। लियो ने वेर की टिप्पणियों से विचलित हुए बिना जवाब दिया और इसके बजाय अपने प्रतिद्वंद्वी पर ही पलटवार किया। हाँ, वेर खिलखिलाकर हंसा, अपनी तर्जनी उंगली हवा में लहराते हुए, मानो उसने अभी अभी कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुना हो। क्योंकि तुम मेरे सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे, उसने दावा किया, जिसके जवाब में लियो ने तुरंत लड़ाई की मुद्रा अपना ली। खैर, बहस करने का कोई फायदा नहीं, देखते हैं कि तुम अपने शब्दों को अपने कार्यों से साबित कर पाते हो या नहीं, लियो ने कहा, और वेयर ने भी अपनी तलवार म्यान से निकाली और युद्ध की मुद्रा में आ गया। और लीजिए दोस्तों, एगॉन वेयर और लियो स्काईशर्ट दोनों ने अपनी प्रारंभिक युद्ध मुद्रा धारण कर ली है। लड़ाई अब किसी भी क्षण शुरू हो सकती है, जो ने उत्साह से अपनी कमेंटेटर की सीट को कसकर पकड़ते हुए कहा। लियो इस मुकाबले में भारी नुकसान के साथ उतर रहा है। वास्तव में सवाल सिर्फ इस बात का है कि वो कितने समय तक जीवित रह सकता है, डाना ने आगे कहा, क्योंकि वो बुजुर्गों द्वारा इस तरह के एक तरफा मुकाबले को लेकर चिंतित लग रहा था। इस मुकाबले से पहले के महीनों में उनकी वास्तविक क्षमता को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि उनके अभी भी ग्रैंडमास्टर होने के कारण ये मुकाबला निश्चित रूप से एक तरफा होगा। मुझे नहीं पता कि बड़ों ने इसे सार्वजनिक मुकाबला बनाते समय क्या सोचा था, जो ने सहमति जताते हुए कहा, जबकि डाना ने अविश्वास में अपने कंधे उचका दिए। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें पता चल जाएगा। स्काईशर्ट तैयार है, पूरी तरह तैयार? मैक्स ने दोनों लड़ाकों से एक एक करके पूछा और लियो और वेर दोनों ने उसे सहमति में सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है तो शुरू करो, उसने घोषणा की, और जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया, वेर और लियो दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। गति की दो लकीरें टकराव की ओर बढ़ रही थीं। उनके हथियार पहले से ही आधे निकले हुए थे, लेकिन जैसे ही वो खाई बंद होने वाली थी, लियो की आंखें दाईं ओर फड़क उठी। वहां वेर की तलवार से एक हल्की लाल धुंध निकली, मानो बुझते हुए अंगारे से धुआं निकल रहा हो, और वह धोखे भरी गति से हवा में फैल गई। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी। बिना एक पल भी हिचकिचाए, लियो बीच रास्ते में ही रुक गया, अपने कंधे झुका लिए और अपने धड़ को थोड़ा सा घुमाते हुए ठीक समय पर अपनी कटार को एक कोण पर उठा लिया। खटखट स्टील की आवाज घंटी की तरह गूंजी, टक्कर तीखी और दिल दहला देने वाली थी, जिसकी गूंज पूरे अखाड़े में सुनाई दी। लियो की बाहें कांप उठी और उसके पैर आधा कदम पीछे फिसल गए। प्रहार की ताकत उसकी हड्डियों तक गूंज उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस प्रहार में बहुत ताकत थी, सचमुच बहुत ताकत। लेकिन उनके सामने वही के चेहरे के भाव भी बदल गए। वास्तविकता का एहसास होते ही उसकी मुस्कान पल भर के लिए फीकी पड़ गई। लियो ने उसे रोक दिया था, एकदम साफ तरीके से। क्या यह महज एक संयोग था? यह विचार वही के दिमाग में बिजली की तरह कौड़ा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर से झपट्टा मारा। उसकी तलवार इतनी तेजी से चमक उठी कि वह ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं ओर से झपट्टा मारती हुई एक ही सेकंड के भीतर 5 वार करने लगी। हर वार घातक इरादे से किया गया था। वो किसी जुनूनी व्यक्ति की तरह आगे बढ़ा, भ्रम को चकनाचूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित। लेकिन लियो पीछे नहीं रहा। उसका खंजर उसके साथ साथ चलता था। वह की हर हरकत, हर चाल, कलाई की हर फड़कन पर नजर रखता था। हर वार सटीक और समयबद्ध था। कोई व्यर्थ हरकत नहीं, कोई झिझक नहीं। खटखट खटखट खटखट। बहस के अंत तक दर्शकों में शोर मच गया, क्योंकि अविश्वास की लहर पूरे स्टैंड में फैल गई। क्या हमने सच में अभी अभी वो देखा? जो ने पूछा।
एक ग्रैंडमास्टर, एक ट्रांसेंडेंट के साथ कदम मिलाकर चल सका, डाना ने फुसफुसाते हुए कहा, मानो उसे अपने ही शब्दों पर विश्वास न हो रहा हो। कैमरा जूम करके उन दोनों लड़ाकों पर केंद्रित हो गया, जो अभी भी एक दूसरे के करीब खड़े थे, हथियार ताने हुए थे और चेहरे पर गंभीरता थी। और देखते ही देखते मैच का पूरा माहौल बदल गया। ये क्या हो रहा है? ये कैसी चाल है? एक ग्रैंडमास्टर इतनी तेजी से कैसे चल सकता है? सातवें एल्डर ने अविश्वास से बुदबुदाया। वीआईपी स्टैंड में बैठे हुए उन्हें उम्मीद थी कि ये लड़ाई पहले ही वार में खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने जो देखा वो वाकई बेहद चिंताजनक था। चिंता की कोई बात नहीं है, सातवें एल्डर, चौथे लॉर्ड ने लड़ाई शुरू होने से पहले हमें बताया था कि वेया का थोड़ा शरारती स्वभाव है। लड़का शायद दर्शकों और अपने प्रतिद्वंद्वी को लुभाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी भी क्षण अपने प्रतिद्वंद्वी का आत्मविश्वास चकनाचूर कर देगा, नौवें एल्डर ने आश्वासन दिया, जबकि सातवें एल्डर ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उस घमंडी बच्चे से कहो कि इसे अभी खत्म करे। हमारा करियर इस लड़ाई पर टिका है। मैं पेशाब करते हुए इसे नहीं देखना चाहता, सातवें एल्डर ने शिकायत की, क्योंकि लियो द्वारा पहले हमले को रोकना ही उन्हें इतना डरा चुका था कि वे पागल होने की कगार पर थे। अखाड़े में नीचे वही ने अपनी गर्दन चटकाई और एक छोटा कदम पीछे लिया। उसकी तलवार कंधे की ऊंचाई से ठीक ऊपर उठी हुई थी। उसकी आंखें अब संकुचित और केंद्रित थीं। दूसरी ओर लियो की स्थिति स्थिर बनी रही। एक पल के लिए दोनों में से कोई नहीं हिला। फिर लगभग एक साथ वे चक्कर लगाने लगे। लियो अब वेया को नहीं देख रहा था। उसकी निगाहें इसके बजाय अपने प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर कसती हुई लाल आभा पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह टिमटिमाती हुई धुंधली लकीरों का पीछा कर रहा था, इस उम्मीद में कि वे किसी ठोस चीज में स्थिर हो जाएंगी जिसे वह पढ़ सके। इस समय तक लियो ये समझ चुका था कि वेया निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। अध्याय 450। पीछे हटना। प्रारंभिक झड़प के बाद दोनों लड़ाके अधिक सतर्क हो गए। उनकी तलवारें एक दूसरे के चारों ओर आधे अधूरे कदमों से चक्कर लगाते हुए, एक दूसरे की कमियों को परखते हुए, सुनियोजित चापों में ऊपर नीचे हो रही थीं। दोनों में से कोई भी पहला जोखिम भरा कदम उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन जब 30 सेकंड तक आधे अधूरे हमलों और छलांगों के बाद भी लियो ने कोई वास्तविक आक्रामकता नहीं दिखाई, तो वही का धैर्य अंततः टूट गया और उसने लियो के पेट पर एक तेज प्रहार करते हुए आगे की ओर छलांग लगाई, जानबूझकर अपनी गर्दन को खुला छोड़ दिया ताकि लियो पलटवार कर सके। खटखट। लियो ने एक हाथ से वार को रोका। उसका खंजर उसकी बांह से सटा हुआ था और नीचे की ओर झुका हुआ था। वार का बल उसकी कलाई पर पड़ रहा था क्योंकि वह जाल में फंस गया था और अपने दूसरे हाथ से पलटवार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वेया ने उसी हाथ को इतनी तेजी से झटक दिया कि कोहनी लगभग अपनी जगह से हट गई। कदम। लियो ने एक कदम पीछे लिया। जोड़ों में तेज दर्द होने के कारण वह मुश्किल से हथियार पर अपनी पकड़ बनाए रख पाया, और अगले ही पल वेर की तलवार हवा में तिरछी दिशा में चीखती हुई आई, जो उसकी छाती पर बेरहमी से निशाना साध रही थी। उसकी वार इतनी तेज और भारी थी कि अगर वार सही ढंग से न लगी तो उसकी पसलियां टूट जाएंगी और उसके फेफड़े बिना किसी हिचकिचाहट के कुचल जाएंगे। खटखट। लियो की बांह दर्द से चीख उठी जब उसने हताशा में अपना खंजर ऊपर उठाया। वार को मोड़ने में खंजर की धार मुश्किल से ही कामयाब हुई और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके जूते अखाड़े के फर्श पर फिसल गए। उसका संतुलन बिगड़ रहा था लेकिन फिर भी बरकरार था। खनकनाहट खनकनाहट खनकनाहट। अगली बमबारी बिना किसी चेतावनी के हुई। बायां कंधा, दाहिनी जांघ, उसकी पसलियों का किनारा, फिर गर्दन पर बाल बाल बचा। हर वार इतनी क्रूरता और सटीकता से किया गया कि ये द्वंद्व युद्ध से ज्यादा वही द्वारा निर्देशित नृत्य जैसा लग रहा था, जबकि लियो जवाबी कार्रवाई के लिए हाथ पैर मार रहा था। उसे जो लाल रंग की हल्की सी लकीरें दिखाई दे रही थीं, उनकी वजह से वो सही कोण पर वार नहीं रोक पाया, क्योंकि वेया के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए उसने जो अंदाजा लगाया, उससे उसकी रक्षा पंक्ति में लाखों अन्य समस्याएं खड़ी हो गईं। पहले वार को सही कोण पर रोके बिना वह दूसरे वार के लिए खुद को ठीक से तैयार नहीं कर पाया, और तीसरे वार को रोकने के लिए उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। आधा ज्ञान होना ज्ञान न होने से भी बदतर है। आप वर्तमान में जिस आधे अधूरे तरीके से इरादे का पता लगाने का उपयोग कर रहे हैं, उस तरह से इसका उपयोग नहीं कर सकते। आपके मौजूदा स्वरूप में ये केवल विनाश का नुस्खा है। चार्ल्स के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे पुराने सम्राट ने चेतावनी दी थी, अपनी अधूरी तकनीक पर भरोसा करके लियो ने खुद को जल्दी ही एक गहरे रक्षात्मक गड्ढे में धकेल दिया था। वेया द्वारा किया गया प्रत्येक नया हमला उसके लिए एक अनुत्तरित प्रश्न बन गया, एक तीक्ष्ण परीक्षण जिसके लिए त्रुटिहीन उत्तर की आवश्यकता थी, और उसके द्वारा किए गए प्रत्येक गलत अवरोध से उसे केवल 1 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलता था।
इससे पहले की गति फिर से तेज, निर्दयी और बेरहम हो जाती थी। वो मेरे हमलों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो बेतरतीब ढंग से अनुमान लगा रहा है। वेयर ने चुपचाप हमले के बीच में ही कहा। उसकी निगाहें संकुचित हो गईं क्योंकि उसने देखा कि लियो ठीक संपर्क बिंदु पर ही बचाव कर रहा था, कभी भी एक पल पहले नहीं। वो सामान्य दिशा तो पढ़ रहा है लेकिन सही कोण नहीं। और इस बात का एहसास होने पर वेयर ने खुद को समायोजित कर लिया। उसने लय बदल दी। उन्होंने लय को मोड़ दिया। उसने अपने इरादे को झिझक के भीतर छिपा लिया और अपने असली हमलों की सतह पर दिखावटी वार करता रहा, ये देखते हुए कि लियो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, कभी बहुत जल्दी तो कभी बहुत देर से बचाव कर रहा था, जबकि हर गुजरते हमले के साथ उसके वस्त्र के किनारे और अधिक से अधिक फटते जा रहे थे। लियो को अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था। हर स्विंग के पीछे का भार बढ़ता जा रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह मजबूत हो रहा था, बल्कि इसलिए कि उसका अपना टाइमिंग बिगड़ने लगा था। लय पहले तो आधे बीट से, फिर लगभग पूरे एक बीट से उससे दूर होती जा रही थी क्योंकि वेयर की गति सहजता में तब्दील हो रही थी। वेयर की तलवार अब हमला नहीं करती थी, वह नाचती थी। और लियो, जो अब वह बराबरी का दर्जा नहीं रख पाया था जो वह कुछ समय के लिए था, एक बार फिर पीछे धकेला जाने लगा, सनकरे और सनकरे घेरों में सिमटता चला गया क्योंकि वह एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था जो अब उसका नहीं था। लियो के शुरुआती प्रदर्शन पर अविश्वास से गरज रही भीड़ अब सांस रोक देने वाली खामोशी में डूब गई। वातावरण में एक कड़ा तनाव छा गया क्योंकि अखाड़े में केवल स्टील की गूंज और घिसे हुए जूतों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वेर करीब आता गया, उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई। उसकी तलवार लियो के बचाव के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही थी जैसे कोई शिकारी पिंजरे का परीक्षण कर रहा हो। रोकने की वह कोशिश जब तक चली प्यारी थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी धीमी आवाज में कि लियो सुन सके, और फिर उसने आखिरकार वार करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद एक तेज और व्यापक क्षैतिज वार हुआ और लियो ने उससे बचने के लिए खुद को मोड़ा और अपने खंजर से उसकी धार को पकड़ लिया। हालांकि उस वार से उसकी हड्डियां कांप उठी और लगभग उसकी सांसें रुक गईं। वह पिछड़ता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि बस एक और कदम, एक और असफल प्रयास, एक और छूटी हुई सांस, और उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसे किसी चीज की जरूरत थी, इस मुकाबले में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कुछ भी, और इसलिए उसने अपने भीतर की शक्ति का इस्तेमाल किया और एकमात्र ऐसी चाल चली जिससे उसे लगा कि वो समय हासिल कर सकता है। समानांतर प्रसंस्करण। उसके भीतर कौशल धीरे धीरे प्रकट हुआ और इसका प्रभाव क्षणिक रूप से प्रकट हुआ जैसे ही दुनिया के किनारे धुंधले पड़ने लगे। ध्वनियां विकृत हो गईं। वेर की तलवार अब धुंधली नहीं रही, बल्कि धीमी हवा में स्पष्ट चाप काटती हुई आगे बढ़ी और उसके विचार धुंध से साफ हुए कांच की तरह स्पष्ट हो गए। उसके कंधे पर किया गया प्रहार स्पष्ट कोण से दिखाई देने लगा। जिस कदम से यह प्रहार हुआ उसका विश्लेषण किया गया। अगले प्रयास में भी उसने उसे पूरी तरह से रोक दिया। तारांकन खटखट। वह पहले से तेज नहीं हुआ था। यह अधिक कुशल है क्योंकि समानांतर प्रसंस्करण का उपयोग करके उसने एक बार फिर वह बढ़त हासिल कर ली जो उसने खो दी थी। उसके ब्लॉक एक बार फिर वे की तलवार से और भी सटीक ढंग से टकराए और उसके पैर अधिक सहज तिरछे ढंग से चलने लगे, मानो लय उसके नियंत्रण में लौट आए हो। ऐसा लग रहा था मानो एक अनंत काल बीत गया हो और पहली बार लियो ने अपने फेफड़ों पर से दबाव कम होते हुए महसूस किया क्योंकि वह भविष्यवाणी के बजाय प्रतिक्रिया के आधार पर बचाव और बचाव कर रहा था। और अभी तक, ओह, ये शब्द वेर के होठों से निकल गया, एक चंचल सांस जिसमें वास्तविक जिज्ञासा झलक रही थी, और झूलते हुए उसने स्पष्ट आश्चर्य से पलकें झपकाईं। आपने अभी अभी पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया है ना? लियो ने कुछ नहीं कहा, उसका पूरा ध्यान एकाग्र था। उसके हाथ अगले वार का सटीक सामना करने के लिए तैयार थे। वार को रोकने का कोण इतना तीखा था कि तलवार से चिंगारियां निकलती हुई दिखाई दी। वेर ने धीरे से हंसते हुए कहा, प्यारा, अच्छा। उसने अपने कंधे हिलाए और सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी बरकरार थी। दो लोग ये खेल खेल सकते हैं। और फिर वह धुंधला हो गया। वह इतनी असामान्य रूप से तेज गति से चल रहा था कि एक क्षण के लिए लियो की उन्नत धारणा को भी ऐसा लगा जैसे वह एक सांस और दूसरी सांस के बीच के समय में पूरी तरह से गायब हो गया हो। वेयर के पैरों के नीचे की जमीन उसकी पूरी शक्ति के प्रवाह से फट गई और उसके बाद हुआ प्रहार किसी एक दिशा से नहीं बल्कि एक साथ हर तरफ से आया। लियो ने बाईं ओर से वार रोकने की कोशिश की लेकिन दाईं ओर से उसे जोरदार झटका लगा। उसने नीचे की ओर से आए वार से बचने के लिए झुकने की कोशिश की लेकिन तभी नीचे से आई गेंद का हैंडल उसकी पसलियों में जा लगा। सिर्फ गति ही कारण नहीं थी, ये जागरूकता थी।
वेया ने भी इसे सक्रिय कर दिया था। वो लियो की प्रतिक्रियाओं को पढ़ रहा था, वास्तविक समय में खुद को समायोजित कर रहा था, मानो उनकी गतिविधियां एक दूसरे के भीतर समाहित हो, एक दर्पण द्वंद्व युद्ध जिसमें वेया हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसके घुटनों पर वार हुआ, लियो पीछे हट गया, लेकिन उसके बाद आया शॉट, एक उठता हुआ बैकहैंड, बेहद ताकत से उसके कंधे पर लगा। दरार उसके बाएं हिस्से में बिजली की तरह तेज दर्द हुआ। वो लड़खड़ा गया, उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई, लेकिन वही ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। वो रुका और हंस पड़ा। तुम भूल गए कि हम दोनों का वंश एक ही है, यार। उसने बड़ी सहजता से अपनी तलवार घुमाई, मानो ये सब उसके लिए कभी गंभीर रहा ही न हो। लियो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अब वेर के चारों ओर मंडरा रही धुंधली लाल धुंध पर टिकी हुई थीं, जो हर पल घनी, तीखी होती जा रही थी, 5 फुट के दायरे में फैल रही थी और अधिक चमक रही थी। और तभी आखिरकार मुझे इस बात का एहसास हुआ, वेया के पास भी यह था। एक ही वंश, एक ही प्रतिभा, एक ही अभिशापग्रस्त प्रवृत्ति। अब लियो ही एकमात्र खास व्यक्ति नहीं रह गया था। वो उन सभी चीजों के प्रतिबिंब से जूझ रहा था जिन्हें वो कभी अपना अनूठा मानता था।